हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान में जब घर में सास और बहू का झगड़ा होता है तो डेफ़िनेटली जो पड़ोसी है हमारे, वो कभी भी इंटरफेयर करने नहीं आते कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं। लेकिन क्या है, जो फॉरेन देशों में जो हिंदुस्तानी कल्चर को कभी कोई समझ नहीं पाया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में एक बार अमेरिकी लोगों को समझाने की कोशिश भी की लगता है, लेकिन अब भी लगता है कि बहुत से लोग अभी भी हिंदुस्तानी कल्चर को समझ नहीं पाए हैं। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी बाहरी हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर ना करे, वही अच्छा होगा। तो आजकल के जो बुद्धिजीवी है जैसे कि रिहाना, और एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट है जो मियाँ खलीफा है, और एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो ग्रेटा थनबर्ग है, इन्होंने जो इंटरफेयर किया है भारतीय मामले में, वो क्या मुझे सही लगा और क्या हिंदुस्तान के नज़रिए से वो सही है या गलत है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची पत्रकारिता में और देखते रहे सच्ची पत्रकारिता। इस वीडियो में मैं आपको फार्म बिल के बारे में भी समझाऊंगा और ये लोग जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनके बारे में भी कुछ बातें तो हो ही जाएंगी। तो शुरू करते हैं, देखते रहे सच्ची पत्रकारिता। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं फार्म बिल के बारे में कि फार्म बिल क्या है। सबसे पहला बिल है, 3 बिल कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड किए गए हैं और ये पूरे संविधानिक प्रोसेस के थ्रू ही बिल लाए गए, क्योंकि बिल तब तक नहीं बनता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में उसको पारित नहीं किया जाता। तो लोकसभा में और राज्यसभा में अच्छे वोट मिले, उसके बाद ही ये बिल पारित हुआ। मीन्स एकदम अच्छे से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरा है ये बिल। वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद जो ड्राफ्ट था वो बिल बना और लॉ बना, उसके बिना ये बिल बन ही नहीं सकता था। तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली हमने ये बिल लागू किया, मीन्स देश की सरकार ने इस बिल को लागू किया है। अब समझते हैं ये बिल है क्या। सबसे पहला है फार्म प्रोड्यूस एंड कॉमर्स बिल 2020। तो ये बिल क्या करता है, ये बिल बोलता है कि हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पर फार्मर्स जो अपनी जो खेत है, जो फार्म प्रोड्यूस है, वो मंडी में भी बेच सकेगा और मंडी के बाहर भी बेच सकेगा। मीन्स उसको जहाँ मर्जी करे वहाँ बेच सकेगा। जैसे कि आज मारुति सुजुकी कार बनाने वाला इंसान है, वो मारुति सुजुकी कार कहीं भी बेच सकता है, चाहे वो हिंदुस्तान में बेचे या दुबई में बेचे या अमेरिका में बेचे। वैसे ही फार्मर्स को भी एक छोटी सी छूट दी गई है जो पहले नहीं थी। यहाँ पर और एक बात कही गई है, इंटर स्टेट ट्रेडिंग और इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग। मीन स्टेट के बाहर और स्टेट के अंदर जहाँ चाहे फार्मर्स वहाँ ट्रेडिंग कर सकता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है इस बिल के प्रोविज़न में, दैट इज़ टू रिड्यूस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क बनाने की भी बात कही गई है, जिसके थ्रू क्या होगा, फार्मर्स को ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी, ज़्यादा सही दाम मिल सकेंगे, ज़्यादा नॉलेज होंगे तो ज़्यादा सही दाम मिलेंगे। अब आते हैं दूसरे बिल के पास। दूसरा बिल क्या बोलता है, द नेम ऑफ दिस बिल इज़ द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। अब ये बिल कहता है कि भाई यहाँ पर फार्मर जिसे चाहे उसे बेच सकता है। पहला बिल कहता था वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता, ये बिल कहता है कि वो जिसे चाहे उसे बेच सकता है, चाहे वो होलसेलर हो, वो चाहे वो फर्म हो, चाहे वो एग्री बिजनेस हो, चाहे वो एपीएमसी मार्केट हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो या चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हो, जिसे चाहे वो अपना फार्म प्रोड्यूस बेच सकते। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक बात और कही गई है, टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर्स टू स्पॉन्सर्स। मीन्स कैसा है कि हम देखते रहते हैं कि कभी फार्म प्रोड्यूस के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी फार्म प्रोड्यूस के भाव बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो फार्मर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बिजनेस कर सकता है और जो फार्म प्रोड्यूस उसने उगाए हैं तो उगने से पहले ही उसके दाम फिक्स करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो बेच सकता है। इसके बाद उसको एक और छूट होती है कि जब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैंसिल कर सकता है। ये फार्मर्स के फेवर में है कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं, मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, और इस पर उनको कोई ज़्यादा फाइन भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ भी फाइन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइन भी भरनी पड़ेगी और उसके खिलाफ फार्मर केस भी कर सकता है। मीन्स यहाँ पे फार्मर्स को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है।
इसके बाद में आते हैं हम लोग, एक और बात कही गई है तो रेड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम। फार्मर की इनकम को बढ़ाने की बात कही गई है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं तीसरे बिल की तरफ। तीसरा बिल है एसेंशियल कॉमोडिटी बिल। एसेंशियल कॉमोडिटी बिल में क्या कहा गया है, कुछ कॉमोडिटीज़ है जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑनियंस एंड पोटैटोस, इनको एसेंशियल कॉमोडिटीज़ के लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके पीछे का एक कारण है, अगर ये एसेंशियल कॉमोडिटीज़ में होते हैं तो इसकी आर्टिफिशियल होर्डिंग होती है और अचानक से इसके भाव बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसी आर्टिफिशियल होर्डिंग को कम करने के लिए ये बिल लाया गया है ताकि जो कंज्यूमर है उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा इस बिल में फार्मर को एक फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई कि फार्मर्स के लिए फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कोल्ड स्टोरेज बनेगी, एक मॉडर्नाइजिंग फूड सप्लाई चेन बनाई जाएगी, जिसके थ्रू अगर उनको फार्मर्स को लगता है कि भाई आज दाम सही नहीं चल रहा है तो वो थोड़े से टाइम के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखकर वो जिस टाइम पे भाव अच्छा चल रहा है उस वक्त पर उसको बेच सके। डेफिनेटली यहाँ पर जो मिडल मैन है, दलाल बोलते हैं, जो एक मार्केट के दलाल होते हैं, वो जो इनसे खरीदते हैं किसी और को बेच सकते हैं, जो मिडल मैन होते हैं उनकी इनकम बहुत कम हो जाएगी। और यही तो तकलीफ है इस फार्म बिल को लेकर। तो यहाँ पर फार्म बिल्स में दो लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, दैट इज़ फार्मर्स एंड सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर। एक प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी, अचानक से प्राइस बूस्ट भी नहीं होगा, अचानक से प्राइस कम भी नहीं होगा। होता ऐसा है कि फार्मर्स जो अपनी खेत को बेचता है वो 4 रुपये किलो बेचता है और हमारे तक आते आते वो 40 रुपये किलो हो जाते हैं। तो बीच के पैसे कौन खाता है? डेफिनेटली ये एपीएमसी मार्केट और मंडियाँ इसको बहुत प्राइस हाइक करके बेचते हैं, क्योंकि वो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड बहुत है तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। और ये बिल के तहत एक कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार करने की भी बात हो रही है, एक एनवायरनमेंट तैयार करने की बात हो रही है जिससे फार्मर्स को लाभ पहुँचे। ये इस बिल का कहना है। अब आप बोलोगे तो अगर ये बिल ये है तो इसमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? इसमें प्रोटेस्ट बहुत सारी बातों को लेकर हो रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बड़े बड़े जो उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्टर है वो फार्मर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनकी तो नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। फार्मर्स तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी नेगोशिएशन पावर कम होगी, तो ये नेगोशिएशंस कैसे होंगे और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ये भी एक डर बना पड़ा है। सेकंड प्रॉब्लम इनको है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ में लाके रख दिया गया है, इससे भी कुछ प्रॉब्लम है। और सच बात तो ये है कि कुछ भ्रम और कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी है इस इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे। मीन्स भ्रम ऐसा है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो मतलब ये काल्पनिक बातें कर रहे हैं और प्रेजेंट में कोई जीना नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ी तकलीफ है इस फार्म बिल को लेकर। मैं आज बहुत सीधी और बहुत स्पष्ट बात करूंगा। कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि भाई मैं राइट विंग का आदमी हूं, तो आपको जो ठीक लगे वो कहे, मैं तो भोला भाला आदमी हूं, तो मुझे तो सिर्फ जो फार्म बिल और फार्म एक्ट में लिखा हुआ है वही समझ में आ रहा है, और आपकी जो मनगढ़ंत कहानियां बन रही है वो मुझे समझ के थोड़े से मेरे समझ के बाहर है, और एक आम आदमी के समझ के ये बाहर ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की काम हो रहा है। तो ये कुछ रिहाना जैसे लोग, अब अगर मैं रिहाना की बात करूँ तो ये रिहाना है कौन? एक हॉलीवुड पॉप स्टार है, पॉप स्टार सिंगर है। इनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जब अमेरिका में 7 जनवरी 2021 को कैपिटल पे जब हमला किया गया, फायरिंग की गई, तो तब आपका ट्विटर अकाउंट क्या डीएक्टिवेट हो गया था क्या? क्यों तब आपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट नहीं किया कि भाई बहुत गलत हुआ, आप अपने देश का तो देख नहीं सकते और दूसरे देश का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है फार्मर्स के बिल को समझने में, और फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फार्मर्स का ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है। तो आपको ये ह्यूमन राइट वायोलेशन तब नहीं दिखा जब तलवार चलाई गई पुलिस पर, डंडे बरसाए गए पुलिस पर, तब आपको ये ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं दिखा। जब इंडियन मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, लाल किले को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया गया, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब ये यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन कट हो गया, दिल्ली के फार्मर्स जहाँ पर बैठे हैं राइट कर रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ़ हो गई। इसका सीधा सीधा मुझे ये कोई भी सहानुभूति नहीं लगती फार्मर्स के प्रति, बल्कि मुझे डेफिनेटली ये पेड ट्वीट लगता है। ये मेरा मानना है, आपका मानना क्या है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं एक ग्रेटा थनबर्ग के बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट है, मैं इनसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, क्योंकि ये स्वीडिश एनवायरमेंटलिस्ट है और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे बात करती है।
तो मैं इनसे भी एक सवाल करना चाहूँगा, तो अगर आप एनवायरनमेंट को इतना सपोर्ट करते हो तो आपको तो फार्म बिल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोविज़न ये भी है कि ये जो पराली जलाते हैं पंजाब में, उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, और एयर पोल्यूशन के कारण दिल्ली में बहुत भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन हो जाता है और बहुत बीमारियां बढ़ जाती है। तो पराली जलाने से मना किया गया है ताकि एयर पोल्यूशन को घटाया जा सके। तो क्या आप अब इस समर्थन में है या नहीं है, ये भी मुझे बताइएगा, फिर से ट्वीट कर दीजिएगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। ग्रेटा थनबर्ग तक भी ये वीडियो पहुँचे, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो आप मुझे ये भी जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि एयर पोल्यूशन के खिलाफ है मोदी सरकार, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट बोलता है। फार्मर की एक मांग ये भी है, जो ये एयर पोल्यूशन के खिलाफ वाला जो प्रोविज़न लाया गया उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या ये प्रोविज़न ख़त्म करना सही है या नहीं है, ये भी बताइएगा। आप लोग को क्या लगता है, आप भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तीसरी, ये मियाँ खलीफा कौन है, इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं ये कौन है। और इनको भी आज अचानक से फार्मर के प्रति इतनी सहानुभूति देख के मुझे भी, मेरे आँख से भी पानी आ गए कि इतनी सहानुभूति मियाँ खलीफा को फार्मर्स के प्रति। ये एक फेमिनिस्ट लेडी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया कि कल जॉनी सिंस भी इस पर कमेंट कर देंगे और कहेंगे कि भाई ये फार्म बिल तो गलत है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप ये फार्म बिल को समझिए, पढ़िए, लेकिन अगर आप बिना पढ़े, बिना जाने अगर आप इस पर कमेंट करेंगे, अपने विचार देंगे, तो ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिस के हाथ में जब तलवार लगी, तलवार से हाथ कट गया, तब आपको ह्यूमन राइट्स की बात याद नहीं आई। और आज हम जब उधर इंटरनेट कनेक्शन कट कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी को जो घटना हुई वो दोहरा ही ना जाए, इसकी वजह से तो यहाँ पर बहुत तकलीफ़ होने लग गई है। अब इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं ये 3 महिलाओं से और बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले तो हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करिए, और अगर फिर भी करना है ना, तो पहले पूरा बिल पढ़ लीजिए और उसके बाद ही कुछ बोलिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।